स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11-12 चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 2 और आखिरी पार्ट के लिए। मतलब आज हम थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर लेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स, और वो भी ऐसे वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं, हमारे एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स। मतलब जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। आपको सबको पता है 11th और 12th में केमिस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी बुक एक ही है, और उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और जो भी कोई और धार्मिक पुस्तक जिस भी धर्म की है वो है आपके लिए। मतलब कहने का ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली वो, या किसी भी चैप्टर के लिए एक्चुअली एनसीईआरटी ही आपको सबसे ज्यादा करनी होती है। जब आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आ जाता है, एक एक क्वेश्चन, उसके बाद आप जाते हो पीवाईक्यू पे। और कमाल की बात ये होती है, जो पीवाईक्यू करता है उसको पता है कि पीवाईक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आज हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, और एंट्रोपी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे आज गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। और इन दो टॉपिक्स को पढ़ते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है हमारे। आप कह सकते हैं कि 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल आते हैं, सेकेंड चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आते हैं, और पहले हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ करता था, उससे आता था, अब नहीं आएंगे क्योंकि वो चैप्टर हट गया सीबीएसई से। फिर हमारे पास थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। तो ये चार चैप्टर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और चारों से एक एक न्यूमेरिकल आता है हर साल। कभी कभार ऐसा होता है एक से कोई न्यूमेरिकल आ गया, एक से थ्योरी आ गया, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि हमें न्यूमेरिकल ही मिले इन चारों से एक एक। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आज पार्ट 2 से। लेकिन ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट 2 है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 आता होगा। अगर आपको पार्ट 1 नहीं आता है तो फिर पार्ट 2 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि पार्ट 2 में पहली बात तो हम एंट्रोपी, और जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे तो पार्ट 1 की कुछ फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल होगा, और सेकेंडली आज हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले वो दोनों पार्ट्स के मिला के हैं। तो अल्टीमेटली आपको पार्ट 1 आना चाहिए। तो अगर आप पार्ट 1 देखे बगैर पार्ट 2 देख रहे हैं तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंट्रोपी क्या है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस of particles of a system। एक सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो रैंडमनेस होती है, इसका मतलब क्या है। मान लो इन अ कंटेनर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे करके घूम रहे हैं। ठीक है जी, तो कितने रैंडम मोशन में वो हैं, उनके पार्टिकल्स का कितना रैंडमनेस है, उसको नापने के लिए हम लोग एंट्रोपी यूज करते हैं। यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी पार्टिकल्स के पास एंट्रोपी का मतलब है कितनी रैंडमनेस है। मतलब अगर बहुत छोटे से एग्जांपल समझाऊं, मान लो अभी कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है और वहीं पे कोई पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है, एक ऐसे ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे ऐसे, तो इसके पास एंट्रोपी ज्यादा होगी। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, आपके पार्टिकल्स में कितना रैंडम मोशन है, इससे कहा जाता है बेसिकली एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस से होता है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, इसे एंट्रोपी कहा जाता है। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगेन आपको पता ही होगा कि चेंज इन एंट्रोपी को, और अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं तो उसको हम लोग डेल्टा एस से शो कर देंगे। ठीक है जी, तो एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कितने पार्टिकल्स रैंडम मोशन में दौड़ रहे। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं, ये पॉइंट हम लिखेंगे नहीं बिकॉज ये ऑलवेज ट्रू नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि गैसेस के पास रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी अक्सर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े कम घूम रहे होते हैं और सॉलिड्स के सबसे कम। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो है वो गैसेस के पार्टिकल्स के पास हो सकती है। लेकिन अगर मैं एंट्रोपी के फॉर्मुलेशंस की बात करूं तो जो एंट्रोपी में चेंज है या जो एंट्रोपी है वो कैसे निकाली जा सकती है, तो आंसर है कितनी हीट आप उस बॉडी के अंदर रखते हैं पर यूनिट टेम्परेचर, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे उसके पास कितनी हीट है। अगर कम से कम टेम्परेचर पे उसके पास ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर कम से कम टेम्परेचर पे उसके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगी। इस हिसाब से अगर इसकी एस आई यूनिट की बात की जाए,
अब इसको और समझेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन से, कुछ फॉर्मूले से, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट की बात की जाए तो जूल पर केल्विन होती है। बट इसकी जनरल यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जनरल यूनिट, क्योंकि एनर्जी जूल में बहुत कम होने वाली है, तो किलो जूल पर केल्विन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे किलो जूल का जो ये के है, ये आई होप आपको पता हो छोटा है, लेकिन केल्विन का के बड़ा होता है, तो ये हो गया किलो जूल पर केल्विन। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा एस विच इज इक्वल टू हीट अपॉन में टेम्परेचर। तो हीट क्या है हमारे पास, कितनी हीट है उसके पास एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे कितनी हीट है। कम से कम टेम्परेचर पे अगर ज्यादा से ज्यादा हीट है तो उसकी एंट्रोपी जो होगी वो ज्यादा जो है वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इसका फॉर्मूला है। बट अब यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, अभी हम एंट्रोपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देख रहे हैं इसको समझने के लिए, लेकिन अगर मैं पहले आगे ऐसे बढ़ूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इफ वी मेल्ट आइस, इफ वी मेल्ट आइस, तो आपके हिसाब से जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी या कम होगी। तो आंसर है एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप आइस को मेल्ट कर रहे हो तो आप उसको सॉलिड से एक लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हो, तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड्स की जो एंट्रोपी होती है वो ज्यादा रहती है। कॉमन सेंस की बात है, दोनों का टेम्परेचर सेम मान के चल रहे हैं कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और वाटर भी, बस वो मेल्ट हुई है, तो इन दैट केस टेम्परेचर इज सेम बट एनर्जी इन द केस ऑफ वाटर इज मोर, क्योंकि उसके पार्टिकल ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अगला एग्जांपल सुनेंगे ध्यान से। गैस और एयर इज मूविंग आउट ऑफ अ टायर, एक टायर में से गैस जो है यानी एयर जो है बाहर आ रही है। तो आप सबको पता है पहले वो एक बहुत कम एरिया में कन्फाइड थी, बहुत कम एरिया में प्रेजेंट थी। अब वो अगर बाहर एनवायरनमेंट में आएगी तो उसकी एंट्रोपी जो है बढ़ेगी, वो और ज़्यादा रैंडम मोशन में आ जाएगी, तो एंट्रोपी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना, यस और नो, यस। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, ये मेरे हिसाब से आप सभी आंसर दे देंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ यार, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट हमारे पास वन था, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये हर क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया है बेसिकली। एक मैं सर्च कर लूँ थर्मोडायनेमिक्स आशु, हाँ, तो ये आ गया भाई, ठीक है जी। अच्छा 10 के व्यूज़ कर दिए तुमने इसके ऊपर, बहुत बढ़िया यार। चलो सबसे पहली बात तो सौरभ ठाकुर जी ने 58 मिनट 50 सेकेंड पे जो आंसर दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है अभी यार, मैं पिछली बार भी लेना भूल गया, मैं इसको लाइक करूँगा इस ऑफिशियल अकाउंट से, ठीक है जी। और हर्ष जंगीत जी ने आंसर दिया है, टोटल बैंक जी ने आंसर दिए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। बिस्मिल्लाह 4460 जी ने आंसर दिया है, और किमानसी ऑफिशियल जी ने भी आंसर दिया है, और ये लगभग सबके सही आंसर ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। किमांशी ऑफिशियल जी हैं, रुचि दुबे जी हैं जिन्होंने टाइम स्टैम्प डाल के आंसर दिया है, और सात्विक अरोड़ा जी हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है सात्विक अरोड़ा तो शायद हमारे पेड बैच का ही बच्चा है, ये हर कमेंट सेक्शन पे आ जाता है ये, हाँ। और सौरभ ठाकुर जी ने फिर से आंसर दिया है, जी मानिया जी ने आंसर दिया है, और मुर्ताज ओजित्रवाला जी ने आंसर दिया। ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकता, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया यार। और मैंने आपको पहले बोला है, ऐसे कमेंट सेक्शन का मजा ही अलग है ना, जहाँ पढ़ाई की बातें हो रही हो, इससे बाकी बच्चे भी समझ पाते हैं कि जो सर ने सवाल पूछा था वो कितने बच्चे सही दे रहे हैं और कितने बच्चे गलत दे रहे हैं। इससे टीचर को भी पता चलता है कि जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसकी क्लैरिफिकेशन कितने, बिकॉज ऑफलाइन में भी तो यही होता है ना, हम पूछते रहते हैं बीच बीच में, और अगर ज़्यादातर बच्चा आंसर गलत देते हैं तो उसके ऊपर हम और एफर्ट्स दे देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर बच्चा आंसर गलत दे रहे हैं तो वो टीचर की गलती हो रही है मेरे हिसाब से, वो समझा नहीं पा रहा है बच्चों को, ठीक है जी। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर की अगर बात करें तो इसमें एंट्रोपी में आपसे पूछूंगा भी नहीं, बिकॉज मुझे पता है आप सब इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि ये तो गलत देने का चांस ही नहीं है। और वो है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है दैट विल इंक्रीज, ठीक है जी। अब कुछ ये तो हमने तीनों एंट्रोपी इंक्रीज के एग्जांपल दिए, अब मैं आपको इनके डिक्रीज के दूं। ऑब्वियस बात है मैं तीनों एग्जांपल्स को उल्टा भी कर सकता हूं, बट वो चीटिंग हो जाएगी। वेरी चालाक ब्रो, नहीं वो वाली बात नहीं करेंगे बच्चों। कुछ और एग्जांपल लेते हैं आओ, जहां पे एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही हो, ठीक है ना। चलो आओ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करूं कि
फॉर्मेशन, बहुत ध्यान सुनना, फॉर्मेशन ऑफ H2O यूजिंग H2 गैस एंड O2 गैस। देखो अगर मैं H2O से मतलब H2O को लिक्विड फॉर्म में बना रहा हूँ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जोड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, आई एम प्राउड ऑफ मी। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मैंने जोड़ दिया और वाटर बना दिया लिक्विड फॉर्म में। अब पता हो एंट्रोपी के साथ क्या होगा, तो आंसर है कम हो जाएगी, बिकॉज पहले दोनों गैसेस थी, अब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कोई फ्रीजिंग मेल्टिंग कुछ नहीं किया, कंडेंसेशन नहीं किया, रिएक्शन करवाइए, और रिएक्शन करवाने से वो फ्रीज हो गया। फ्रीज होने से आपको पता है क्या होता है कि वो फ्रीज होता है, मतलब कह रहा हूँ वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या होता है, एंट्रोपी कम हो जाती है, बिकॉज गैसेस पहले ऐसे से भाग रही थी, अब वो ऐसे ऐसे जो है वो, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में आ गई, इसी पानी को जमा दो तो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी के साथ क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी के साथ क्या होगा, तो एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे मतलब कुछ और एग्जांपल्स लेके हम एंट्रोपी के बारे में बात कर सकते हैं। चलो एनसीईआरटी का एक सवाल भी आ गया है, आपको बताना है इन सारे केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, पहला, दूसरा, तीसरा। आप लोगों के पास कुल मिला के 30 सेकेंड है, कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख दो। चलो 30 सेकेंड सोचने के लिए, 30 सेकेंड आंसर देने के लिए, 1 मिनट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आंसर लिखो टाइम स्टैम्प के साथ। फर्स्ट का आंसर एक ही कमेंट में लिखना, फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, थर्ड का आंसर, प्लीज जल्दी से लिख दो। हाँ, आई होप पहले का लिख दिया हो। आई होप दूसरे का लिख दिया हो। ऐसे ही आई होप तीसरे का भी लिख दिया हो। डन है, हो गया, ठीक है। 1 मिनट नहीं हुआ होगा बट आंसर हो गया होगा आई गेस आप लोगों का। चलिए, तो पहले वाले में हम एक लिक्विड को फ्रीज कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और सॉलिड बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी यानी डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डिक्रीज होगा तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, क्योंकि यार जब भी कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो उसका चेंज नेगेटिव आता है, तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो डेल्टा एस मतलब कि एक्चुअली एस डिक्रीज होगा, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए कि एस डिक्रीज होगा, और एस के डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। बाकी आपने एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज लिखा है तो वो भी बहुत है अभी फिलहाल, ठीक है ना। इसके बाद टेम्परेचर है एक सॉलिड का, जिसके टेम्परेचर को 0 केल्विन से 115 केल्विन बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस बात टेम्परेचर बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, उनको और ज़्यादा हीट मिलेगी, और ज़्यादा हीट मिलेगी तो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखो हमने गैस से गैस ही बनाया, लेकिन हाइड्रोजन यानी H2 से उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, H2 गैस या उसका एटॉमिक फॉर्म। तो ये ऑब्वियस है कि H2 गैस जो है यानी हाइड्रोजन यानी H2 गैस जो है वो स्टेबल है, लेकिन 2H एटम यानी हाइड्रोजन जब एटम फॉर्म में है तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और जब वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि वो एटम की फॉर्म में है, तो अल्टीमेटली उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, है ना। तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और डेल्टा एस जो है बेसिकली वो हमारे लिए पॉजिटिव आ जाएगा। एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और डेल्टा एस जो है बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुल मिला के ये प्रकार से हमारा जो काम है वो चलने वाला है, डन है, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, इसके बाद एंट्रोपी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ रहा है एनसीईआरटी का, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो एसटीपी पे हम लोग, अब यहाँ पे ना बहुत कंट्रोवर्सी है, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 298 केल्विन लिया हुआ है, और नई किताबों ने 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। तो हम अभी फिलहाल टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कंडीशंस में 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 या 273.15 केल्विन ही लेंगे। और अगर किसी किताबें पुरानी है तो शायद वो 298 से कुछ आंसर मैच हुआ होगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से, बट वो तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वैसे, बट स्टिल
जो डेल्टा एच यानी कि जो आपको हीट एनर्जी दे रखी है वो -286 किलो जूल पर मोल है। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ताकि ये जूल पर मोल में कन्वर्ट भी हो जाए। अब आपको एंट्रोपी निकालनी है, तो एंट्रोपी में जो चेंज है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, हीट अपॉन में टेम्परेचर। तो जो हीट है यानी कि माइनस डेल्टा एच, मतलब माइनस तो एक्चुअली है ही, तो हीट जो है वो डेल्टा एच अपॉन में टी है। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो डेल्टा एस हमारे पास कितना आ गया, देखो डेल्टा एच हमारे पास कितना है -286 इंटू में 10 की पावर हमारे पास है 3, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें दे रखा है वो दे रखा है 273। इसको हमने को पूरे को सॉल्व किया क्योंकि सारी वैल्यूज तो हमारे पास हैं। सॉल्व करने के बाद डेल्टा एस आ जाएगा। डेल्टा एस की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन। एक मोल के लिए निकाल रहे हैं तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है जी, एनसीईआरटी लास्ट एग्जाम्पल, वो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन डन। तो एंट्रोपी के ऊपर आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर हम एंट्रोपी को समराइज करें तो एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि कितने पार्टिकल्स रैंडमली जो है वो घूम रहे हैं। और ऐसा जनरली देखा गया, अगर आप नोटिस करो तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, उनके लिए जनरली ऐसा होता है। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई नोट का पॉइंट भी नहीं है, मैं लिखवा भी नहीं रहा, बट जनरली ऐसा होता है कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं उनके लिए मतलब जो अपने आप होने वाले प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे आप नोटिस कर लो। और जैसे कि हवा का बाहर निकलना, बर्फ का पिघलना, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर से हमारा यहाँ पे कहने का मतलब एक्चुअली इवेपोरेशन में, जो कि अपने आप हो जाता है। लेकिन पानी बनाना होगा H2O2 को जोड़ के, तो उसके लिए आपको करना होगा, तो एंट्रोपी जो है वो कम होगी, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि एंट्रोपी बढ़ती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी कम होती है। बट ये कोई पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे अब डेल्टा एच है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी जनरल बात ऐसी है। लेकिन डेल्टा जी आगे जो टॉपिक आने वाला है उसके ऊपर तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर पक्का एक नियम है, कानून है, जिसके ऊपर बात करेंगे। तो आओ बात करते हैं, ये एक जगह छोड़ दी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब गिब्स फ्री एनर्जी से पहले हम लोग फ्री एनर्जी के बारे में बात कर लें। गिब्स तो नाम है, उन्होंने ये एनर्जी ढूंढी तो नाम पड़ गया गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, पहले थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख के इसके फॉर्मूले लिखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है इसके बारे में। चलो आओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है ना, उस सिस्टम के अंदर मान लो 500 जूल की टोटल एनर्जी है। एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो है 500 जूल, यानी कि 500 जूल्स। तो द अल्टीमेट क्वेश्चन इज कि आप उसमें से कितनी एनर्जी को निकाल के यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्या आप सारी एनर्जी को यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी पहली बात तो निकाली ही नहीं जा सकती। आप किसी भी बॉडी के सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को शून्य यानी कि जीरो नहीं कर सकते हो। आप किसी भी सिस्टम के, आप देखो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को रोक, मान लो मेरे पास एक ग्लास में पानी है, पानी के अंदर 500 जूल है, मैं सारे के सारे निकाल लूंगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो पार्टिकल थम जाएंगे, रुक जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। यानी किसी भी सिस्टम में से सारी एनर्जी को निकाल के उसको यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द इंटरनल एनर्जी इनटू अ यूजफुल वर्क। तो कितनी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क की फॉर्म में एक्चुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम which can be converted in the form of useful work. Energy of a system which can be converted in the form of useful work is called free energy, or we can say that, or Gibbs free energy.
इसको फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी बिकॉज गिब जी ने इसको बारे में फॉर्मुलेशन एंड ऑल किया था, गिब्स फ्री एनर्जी। अब अभी भी हमें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो नहीं हुई सर कि वो कैसे अच्छा तो वो कैसे निकालेंगे, ये अलग क्वेश्चन है, पर पहले समझो कि हमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ऐसा चलो इसके ऊपर ना एक सवाल पूछते हैं, इसको थोड़ा बायोलॉजिकली इसको थोड़ा कन्वर्ट करके पूछते हैं। मान लो आपके शरीर में टोटल एनर्जी है 1,00,000 जूल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला आप पार्क के चक्कर काटना शुरू करो। अब आप अपने 1,00,000 जूल में से आप पार्क के जब चक्कर काटोगे तो क्या आप 1,00,000 जूल का चक्कर काट लोगे? आंसर है नहीं। कैसे? सुनो, आपने पार्क का 1 चक्कर काटा, 2 काटे, 3 काटे, 4 काटे, फिर आप थकना शुरू हुए, आपने 5 काटे, अब और थक गए, आपने 6ठा काट रहे थे, लेकिन 6ठा चक्कर काटते काटते आप बीच में ही गिर गए, ढेर हो गए और रुक गए। ओके, अब मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि अगर आप ढेर हो गए, गिर गए, रुक गए, तो मैंने आपसे पूछा यार क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, आप भागो, तो आपने कहा सर मेरे पास और एनर्जी नहीं है भागने के लिए। अब आप बताओ, आपने बोला मेरे पास और एनर्जी नहीं है, ये सच है झूठ है? तो आंसर है सरासर झूठ है, क्योंकि आप बोल रहे हो तो उसमें एनर्जी लगती है, आप सांस ले रहे हो, सांस लेने में एनर्जी लगती है, ठीक है, सांस लेने से एनर्जी में निकलती भी है लेकिन लगती भी है। और मैंने कहा ठीक है बेटा आप थक गए हो तो घर जाओ, आप सुन भी रहे हो, उसमें भी एनर्जी लगती है। और आप उसके बाद कमाल की बात यह कि उठ के घर भी चले गए, उसमें भी एनर्जी लगती है। तो आप लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। या इसको फिजिक्स के हिसाब से समझें तो अभी इस कमरे में जैसे कि ये एक टीवी, ये जो एलसीडी स्क्रीन है वो चल रही है। आपको पता है अभी मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली का टेम्परेचर लगभग 10-11 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मॉर्निंग अभी अर्ली मॉर्निंग में मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस कमरे में आपको पता है एसी चल रहा है इसके पीछे, और मैंने आधी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है और 10-11 डिग्री बाहर जाऊँगा ना तो ठंड लगेगी मेरे को, लेकिन इस कमरे में बहुत गर्मी है। रीज़न भी क्योंकि यहाँ पे 2 लाइट लगी हुई है, नीचे 1 लाइट लगी हुई है, ऊपर 4 लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से ना बहुत हीट पैदा होती है। प्लस ये भाई साहब ये जो विशाल चीज़ है ना, आपको पता भी नहीं है, जिसको पता है, जो इसके सामने खड़ा हुआ है उसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट फेंकता है, और इसीलिए इस कमरे में AC चलाना पड़ता है, और टी शर्ट में भी हम बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब द पॉइंट इज़ कि इसका काम हीट फेंकना नहीं है, वो बेकार काम है, इसका यूजफुल वर्क है लाइट देना, इसका यूजफुल वर्क है लाइट देना। तो कितना यूजफुल वर्क कन्वर्ट किया जा सकता है एक बॉडी का, उसको गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली बोलते हैं। मैंने आपको फिजिक्स और बायोलॉजी का एग्जांपल दिया, बट हम केमिस्ट्री पे वापस आते हैं और इसके लिए केमिस्ट्री वाइज बात करेंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से शो करेंगे। और अगेन अगर हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं तो डेल्टा जी से हम उसको शो कर देंगे, ठीक है ना। अब गिब्स फ्री एनर्जी के हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला है जिसको आप चाहो तो ओरली बहुत आराम से समझ सकते हो, और वो है डेल्टा जी, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना आएगा। सुनो, आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। इसमें से हम वो वाली एनर्जी माइनस कर देते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। यार आपके पास 500 जूल है, उसमें से मान लो आप 100 जूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो बच गया वो यूजफुल वर्क है। अब आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ये तो टोटल एनर्जी हो गई। अब डेल्टा एच डैश कैसे निकाले, तो डेल्टा एच डैश क्या है, डेल्टा एच डैश वो एनर्जी है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एंट्रोपी की फॉर्म में वेस्ट हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला कितनी हीट अपॉन में टेम्परेचर होता है, ये वो वाली हीट है जो आप यूज नहीं कर सकते, इसको मैं एंट्रोपी की हीट यानी डेल्टा एच एस कह देता हूँ। तो इसको भी हम डेल्टा एच एस ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये वो एंट्रोपी, ये वो एनर्जी है जो एंट्रोपी में वेस्ट हो रही है, रैंडमनेस में वेस्ट हो रही है, इसको आप यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो यहां से डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुल मिला के मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, विच इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आई रिपीट, मेरे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ इस फॉर्मूले से मैं गिब्स फ्री एनर्जी निकाल, तो एक फॉर्मूला तो मुझे ये मिल गया। अब जो मैं सेकंड फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है, लेकिन हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक प्रॉब्लम भी है इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ इसके ऊपर एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स हैं,
एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ आती है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप में से कुछ बच्चों को शायद पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर यानी अगले चैप्टर के अंदर आएगा, अभी नहीं आएगा। ये अगले चैप्टर की पढ़ाई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में दे दिया, जो कि सही बात नहीं है। ये अगले चैप्टर की पढ़ाई है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 RT log KC, -2.303 RT log KC। I repeat, -2.303 RT log KC। यहाँ पे माइनस तो अपना माइनस ही है, 2.303 है। R हमारे पास गैस कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर है, log KC में यहाँ पे KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिस इज आर अनदर फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये फॉर्मूला देख के आपको शायद मन में एक सवाल आ रहा हो, जो कि आना चाहिए, ऑब्वियस है कि ये KC क्या है। तो अभी मैं इतना ही बता सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये KC एक्चुअली में क्या है, बट अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के आ जाते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अब गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल करने से पहले यहाँ पे हम एक बात जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है। बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एनसीईआरटी में भी 2-4 क्वेश्चन हैं। सुनो, अगर आपका कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि अपने आप हो रहा है। पहली बात तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब समझते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि अपने आप हो रहा है, तो उस प्रोसेस के अंदर आप सबको पता है कि अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो उस प्रोसेस के अंदर हम लोगों के पास हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी होती है, वो अपने आप से एनर्जी लेता है और प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी होती है, वो अपने ही इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ाता है। अब आप बताओ, मेरे पास अगर 500 जूल की एनर्जी थी और मैंने कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किया, मेरे पास कोई 500 जूल की एनर्जी थी और मैंने कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को परफॉर्म किया, तो वो मेरी एनर्जी, मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके किया होगा ना, क्योंकि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मैंने आसपास से एनर्जी ली ही नहीं। तो मैंने अपनी 500 जूल एनर्जी को खर्च किया होगा। मेरे पास 500 जूल की एनर्जी थी और मैंने उस 500 जूल की एनर्जी में से खर्च करके एक प्रोसेस को परफॉर्म किया जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बना। अब आप मुझे बताओ, ये 500 जूल की जो एनर्जी मैंने इस्तेमाल की, उसमें से मान लो मैंने 200 जूल एनर्जी इस्तेमाल कर ली, तो अब मेरी फाइनल एनर्जी 300 हो गई। तो मेरी जो यूजफुल एनर्जी थी, जो पहले 500 थी, अब वो 300 हो गई, तो वो कम हो गई ना, यानी गिब्स फ्री एनर्जी कम हो गई। यार ये तो ऑब्वियस है, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनको मैं खर्च कर सकता हूं, उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिए, अब मैं कितने और खर्च कर सकता हूं, वो तो कम हो गए ना। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो ध्यान रखना कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपने उसको एनर्जी दी है और तब जाके वो प्रोसेस हुआ है और उसमें यूजफुल वर्क ऐड हो गया, तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये तो बच्चों बहुत सारी जगहों पे लॉ भी बना दिया जाता है, उसको लॉ के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। अभी हमारे लिए बस एक स्टेटमेंट है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो है वो ऐसा, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसेस होना शुरू होगा। तो मुबारक हो, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, कहीं चले मत जाना गुस्सा होके, लेकिन कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब मेरी रिक्वेस्ट क्या रहेगी? मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी सबसे विनती रहेगी कि आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को ढंग से परफॉर्म कर, क्वेश्चन कह रहा हूँ, हर एक फॉर्मूले को एक जगह पे लिख लेंगे। जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर में या पार्ट 1 में, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको एक जगह पे लिख लेंगे, कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। भले वीडियो को यहाँ रोक दो आप,
भले आधी वीडियो देख लो अभी, बाकी आधी कल देख लेना, शाम को देखना, दोपहर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तब देखना जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं आपको, फिर मैं ही फॉर्मूला लिखूं और आपको हाँ यार ऐसा भी फॉर्मूला था, नहीं, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूं वैसे आपको पता चलना चाहिए ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें जो मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, फॉर्मूला करूंगा, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले में डेल्टा एच अगर आ रहा तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एन क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी इसकी क्वेश्चन आंसर्स करने का कोई फायदा है बच्चों। ठीक है जी, आई होप आप मेरी बात सुनेंगे और इसको पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है जी, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट है मेरी, आई होप आपने सबने सुनी हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, एक्सरसाइज के हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एक करके आओ करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस पूरे रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H गिवन है, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 निकालना है। अब पॉइंट सुनो, हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर आपको याद हो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, हमें कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना होता है और वो भी यूजिंग स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे NH3 को हमने बनाया तो स्टैंडर्ड एलिमेंट से, यानी कि N2 और H2 से, बट द पॉइंट इज कि वो 2 मोल बना दिया हमने, यानी कि हमें N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए डेल्टा H जो है वो गिवन है, विच इज -92.4 किलो जूल पर मोल। ये हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 के लिए गिवन है। अब अगर मुझे 1 मोल ऑफ NH3 बनाना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। आप चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो कि, मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूं हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा कि किसी भी रिएक्शन में, जिसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और डेल्टा एच गिवन होता है, हम उस पूरी इक्वेशन को एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो डेल्टा एच भी 2 से डिवाइड होगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। पूरी इक्वेशन को मैं किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर रहा हूं तो रिएक्टेंट्स में ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा और डेल्टा एच से डेल्टा एच ऐड हो जाएगा। तो कहीं पर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि for thermodynamical numericals we can consider all thermochemical reactions as mathematical equation. We can consider all thermochemical reactions as mathematical equations. आप उनको mathematical equations कंसिडर कर सकते हो। अब अगर ऐसा है तो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए था, NH3। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अगर मुझे चाहिए था तो मुझे उसको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड, क्योंकि इसका 1 मोल है ना। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। अब 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे N2 का हाफ आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 H2 इधर कुछ भी आए, मैंने आपको बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे हमें 1 मोल चाहिए। तो मैं यहाँ पे NH3 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब डेल्टा H की अगर बात की जाए तो -92.4 का आधा हो जाएगा, है ना भाई, विच इज -46.2 किलो जूल पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये शुरुआत कर रहे तो इससे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात सीखी है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम 1 मोल के लिए निकालते हैं हमेशा। तो अगर वो 1 मोल के लिए नहीं दे रखी, मान लो यही 5 मोल के लिए दे रखी होती तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। बात को समझना है भाई, अच्छा आसान ईजी सा ये एक क्वेश्चन है। डन है जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, पक्की बात। चलिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक सवाल है, आओ देखें। सवाल क्या है, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, अगर मैं वाटर वेपर को गैस मान लूं,
मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एट इतना ही जितना, मतलब कि जब मुझे वाटर को कन्वर्ट करना होता है वेपर्स में तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 41 किलो जूल पर मोल होती है। मतलब एक मोल में मुझे इतने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर को लिक्विड से वेपराइज करने के लिए, यानी गैस बनाने के लिए। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज जब मैं इसके एक मोल को वेपराइज करूंगा एक बार प्रेशर एट इतने पे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना, उससे पहले मुझे डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एक मोल में कितनी एनर्जी लगेगी, और तुक्के की बात यह है कि मुझे एक मोल ही दे रखा है। अब अगर यहाँ पे 2 मोल दे रखा होता तो डेल्टा एच नहीं, ये तो डेल्टा एच है एक मोल का, मेरे को टोटल डेल्टा एच अगर निकालना है तो कितने मोल है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। वो अलग बात है कि मुझे यहाँ पे डेल्टा एच एक मोल का दे रखा है और यहाँ पे भी एक मोल दे रखा है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को जब डेल्टा वेपराइजेशन की हीट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अलग बात है कि वो 41 किलो जूल पर मोल ही आ जाएगा। और इसीलिए कई लोग इस स्टेप को लिखते नहीं हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हमेशा लिखें, क्योंकि इससे आपको एक आदत बनेगी कि आप अगर आप सीधा ही लिखेंगे ना तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि डेल्टा एच वी जो है डेल्टा एच है, नहीं, ये तो एक मोल के लिए आप कितने मोल दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे 2 मोल दे रखे होते, 3 मोल दे रखे होते, 4 मोल दे रखे होते, तो आप उसी के हिसाब से फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, उसको 2 से 3 से 4 से किसी से भी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो कितने मोल के लिए दे रखा है, ठीक है। डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको पता हो तो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, और मैंने आपको बताया था डेल्टा एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कितने चेंज हुए, ये डेल्टा एन निकालना सीखते हैं। ये फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। यहाँ पे आप डेल्टा यू को जानते हो, ये है इंटरनल एनर्जी में चेंज जो कि हमें निकालना है। डेल्टा एच हमारे पास आ चुका है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है ये 8.314 होती है। टेम्परेचर आई गेस हमें गिवन है विच इज 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373। तो बचा क्या, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हुए गैस के, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है जो कि हमारा 5th चैप्टर हुआ करता था, डिलीट हो गया, बट ये गैस के मोल्स में चेंज होता है। मतलब क्या हुआ, सुनो, हम कर क्या रहे हैं, हम वाटर को लिक्विड से वाटर को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा एच डेल्टा एन का मतलब होता है कितने गैस, मैं कहीं पे लिख देता हूं चाहे, डेल्टा एन का यहां पे मतलब होता है कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं, माइनस मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, है ना, तो गैस के, लेकिन गैस के, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से लिया गया तो सिर्फ गैस के होंगे। तो डेल्टा यू तो मुझे निकालना है, डेल्टा एच जो कि मेरे पास 41123, क्योंकि ये जूल पर मोल में है, ओ सॉरी किलो जूल पर मोल में है, तो जूल पर मोल में निकाल दिया मैंने, तो ये आ गया 4100 माइनस डेल्टा एन। अब गैस के मोल्स प्रोडक्ट साइड पे 1 हैं और रिएक्टेंट साइड पे कोई गैस नहीं है, तो 1 माइनस 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा एन है मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड विच इज 1 माइनस मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड विच इज 1। आर की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर हमारे पास 373 है। तो ये पूरा आपको सॉल्व करना है, इसमें से माइनस करना है, इतना जूल पर मोल हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, और ऐसे ही सवाल, ऐसे ही स्टैंडर्ड के सवाल हमारे एग्जाम में हमेशा से मिलते आए हैं, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है जी, डन। इनके आंसर निकालते रहना, ये जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आंसर निकालते भी रहना और मैच भी करते रहना भाई, क्योंकि वही तो जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर भी पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। और अगेन एक स्लाइड खाली छोड़ी होगी स्पेस के लिए, बट ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी काफी आता है। क्वेश्चन क्या है देखें, अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। मतलब एक स्विमर है जो स्विमिंग पूल से बाहर आया और उसके पास उसके जो शरीर पे मास ऑफ वाटर जो चिपका हुआ है, जो टोटल मास उसके शरीर पे चिपका हुआ है वो 18 ग्राम्स है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो इस टेम्परेचर पे वो कितनी एनर्जी दे उसको कि सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए।
आपको अगेन डेल्टा एच वेपराइजेशन का जो दे रखा है वो 44.01 किलो जूल पर मोल दे रखा है। अब प्लानिंग क्या है, देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी हीट जो है वो उसको रिक्वायर्ड होएगी। अब सुनने वाली बात क्या है, देखो हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर का यहाँ पे एक्चुअली क्या मतलब है, हमें कितनी हीट सप्लाई करनी होगी उसको इवेपोरेट करने के लिए। बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि ये जो हमें एनर्जी दे रखी है वो कितने मोल के लिए दे रखी है, तो आंसर है ये जो एनर्जी हमें दे रखी है वो 1 मोल के लिए दे रखी है। सही कह रहा हूं, दिस एनर्जी इज फॉर 1 मोल। अब अगर ये 1 मोल के लिए दे रखी है तो पहले मैं निकाल लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो हमें इवेपोरेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास। ये तो फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई है भाई। अब गिवन मास हमारे पास कितना है 18 ग्राम्स और मोलर मास कितना होता है पानी का 18 ग्राम पर मोल ही होता है। तो कुल मिला के इसको डिवाइड किया तो 1 मोल ही आ गया। अब कहने का मतलब है कि आंसर तो हमारे पास 1 मोल ही आ गया। और हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे कितनी हीट सप्लाई करूं कि ये वाटर क्या हो जाए इवेपोरेट। और डेल्टा अब आप बताओ मेरे को 298 पे आपको ये दे रखा है, सारा डेटा 298 के लिए ही है। तो अब आप मुझे बताओ जो टोटल हीट मुझे लगेगी वो कितनी होगी। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो एक ही आया है और हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 44.01, तो विच इज 44.01 किलो जूल पर मोल। फॉर्मेलिटी इस क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ ले और कि कैलकुलेट द, जो आगे पूछा भी भाई, देखो पहला पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। ये तो सवाल कॉमन सेंस बेस्ड था, मतलब ये तो 1 मार्क का आ जाता तो भी हम कर लेते यार, ठीक है 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम में 1 मोल होता है, ये 1 मोल की एनर्जी दे रखे तो 1 मोल आ गया। सोचो यहीं पे अगर हमारे पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर होता, लेट अस सपोज इसी क्वेश्चन में 36 ग्राम ऑफ वाटर होता तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाते, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। चलो ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनआरटी होता है। अब उसके शरीर पे जो पानी चिपका हुआ है, पानी वो गैस बन के उड़ जाएगा, तो पिछले बार वाली को इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। डेल्टा एच हमारे पास 44.01 आ चुका है, पर ये ध्यान रखें ये आया है किलो जूल में, तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके जूल कर देंगे। डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस इन रिएक्टेंट, तो वही 1 माइनस 0। और आर की वैल्यू हमारे पास अगेन 8.314 और टेम्परेचर हमें 298 केल्विन दे रखा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, डेल्टा यू इतना जूल पर मोल आ जाएगा, बिकॉज हमने सब एसआई यूनिट में ही काम जो है वो किया है। डन। अच्छा सवाल है, बस एक कंसेप्ट वाइज है ऐसा, इसी में अगर कितनी भी एनर्जी बदल दें तो सेम क्वेश्चन पे आपको रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली हेस लॉ के ऊपर है। आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि हेस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये क्वेश्चन हेस लॉ के ऊपर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेस लॉ के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर जो इक्वेशंस हमारे पास होंगी उससे हमें डिजायर्ड इक्वेशन पे जाना होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन। आपको मीथेन जब जलता है तो इतनी एनर्जी दे रखी है, ग्रेफाइट जब जलता है तो इतनी एनर्जी दे रखी है, और हाइड्रोजन जब जलता है तो इतनी एनर्जी दे रखी है। आपको फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के लिए एनर्जी निकालनी है। देखो सबसे पहली बात, आपने मीथेन को जलाया तो CH4 को जब आपने जलाया होगा तो आपको मिला होगा CO2 और H2O। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। हम CH4 को नहीं छेड़ सकते क्योंकि CH4 के 1 मोल को जलाने पे इतनी हीट मिली है, तो हम CH4 को तो नहीं छेड़ सकते। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, तो आंसर है यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 4 और 2 हो गई इक्वेशन बैलेंस। नहीं, यहाँ पे 2 और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ठीक है। इसके लिए आपको जो डेल्टा एच गिवन है, सॉरी इसके लिए जो आपको डेल्टा एच गिवन है वो गिवन है -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद हमने ग्रेफाइट को जलाया, ग्रेफाइट मतलब कार्बन को जलाया, तो हमें मिला CO2। इसके लिए जो डेल्टा एच हमें दे रखा है वो दे रखा है -393.5
किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसके बाद हमने जलाया, किसको जलाया, हाइड्रोजन को जलाया, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब आप H2 को नहीं छेड़ सकते तो आपको O2 के आगे ही हाफ लगाना होगा। और यहाँ पे जो डेल्टा H हमें मिला वो मिला कितना, -285.8 किलो जूल पर मोल। ये तीन इक्वेशन हमें गिवन है। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है कैलकुलेट किसके लिए करना है हमें, कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के CH4 बना दें। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो यहाँ मुझे 2 लगाना होगा और इसके लिए मुझे डेल्टा H जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हेस लॉ जी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिएक्शन को सीधा करवा दो या घुमा फिरा के करवाओ, आपको डेल्टा एच से मतलब है। डेल्टा एच सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं कि आप रिएक्शन को किस पाथ से लेके जा रहे हो। अब मैं आपसे एक बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ मेरे पास। अब ना आप इसको एक मैथ्स का क्वेश्चन मान के चलो, अब आप केमिस्ट्री भूल जाओ, अब आप केमिस्ट्री को, साइंस को भूल जाओ, अब आप इसे एक मैथ्स का क्वेश्चन मानो। आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस, आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस। तो क्या प्लान होगा, देखो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे कार्बन चाहिए जो कि मिल गया, तो जो चाहिए ना हमेशा उस पर ध्यान दो। हमें यहाँ पे एक कार्बन चाहिए जो कि सेकेंड इक्वेशन बैठा हुआ है, लेकिन हमें हाइड्रोजन जो है वो 2 चाहिए जो कि यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बात की थी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको करो तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पूरी थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके आए उन्हें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें कार्बन और 2 हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट साइड पे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलेंगी उस पर ध्यान मत देना, हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देना। फिर हमें चाहिए होगा CH4, तो CH4 हमको चाहिए होगा प्रोडक्ट साइड पे, लेकिन वो बैठा हुआ है रिएक्टेंट साइड पे। तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब कि उल्टा कर देंगे। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो डेल्टा H भी उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। और फिर जो रिजल्ट आएगा उन तीनों को ऐड कर देंगे। मैं करके दिखाता हूं कि क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग, मेरी रिक्वेस्ट है आप ही ना एक पेज पे इक्वेशन लिख लो, क्योंकि मैं बार बार आगे पीछे करूंगा और आपको देखना पड़ेगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए। एक बार ही ना आप इन सबको एक जगह पे लिख लो प्लीज, जल्दी से एक जगह पे इन्हें लिख लो ताकि आप क्वेश्चन में इक्वेशंस बार बार देख पाओ, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आ जाएगा 2H2 प्लस में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो हो गया O2 गिव्स, ये हमारे पास कितना आ गया H2O, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको भी यानी कि 285.8 को, यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ टू सेव टाइम, ठीक है जी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास 285.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से, तो आंसर आता है 571.6 माइनस का ऑब्वियस बात है किलो जूल पर मोल। और इस इक्वेशन को मैं हमारी फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूं। अब देखो हमारी फोर्थ इक्वेशन में हमें H2 मिल रहा है और हमारी थर्ड इक्वेशन में हमें सेकेंड इक्वेशन में हमें कार्बन मिल रहा है। तो मैं सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूंगा, यानी एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ, एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ। अब मैं सेकेंड और फोर्थ को अगर ऐड कर दूं, देखो तो ये क्या है, कार्बन और ये क्या, हाइड्रोजन, तो सीधा सीधा कार्बन और 2H2 तो आ ही गया, सही कह रहा हूं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऐड करके ये 2O2 भी आ गया। गिव्स, प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास CO2 है और यहाँ पे हमारे पास H2O है, तो कुल मिला के CO2 और H2 आ गया। अब जो हमें नहीं चाहिए ना उस पर ध्यान मत दो, जो हमें नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो। जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं अगर आप उन पर ध्यान देते हो ना तो जो चाहिए होती है उनसे फोकस हट जाता है। ये डेली लाइफ का ज्ञान भी दे रहा हूँ मैं आपको। जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं, जिन चीज़ों पे हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमें चाहिए नहीं ना हम उसी पे ध्यान दे रहे होते हैं। मेरे को दुख नहीं चाहिए, मेरे को दर्द नहीं चाहिए, मेरे को पीड़ा नहीं चाहिए, वही मिलता है। फिर जो चाहिए उस पर ध्यान दो ना यार। मेरे को पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, फेम चाहिए, माँ बाप को के चेहरे पे खुशी चाहिए, जो चाहिए वो उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस ही नहीं करना है।
अब आप फोकस कर रहे हो CO2 पे, H2O पे, ये तो हमारे को चाहिए ही नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, CH4 है, C है, H2 है, तो ये तो मिल गया ना आपको। ये तो रिएक्टेंट साइड तो मिल ही गई, प्रोडक्ट साइड पे अभी आ ही रहे हैं, रिएक्टेंट साइड तो मिल ही गई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा H भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे -571.6 में ऐड करना पड़ेगा इसका डेल्टा H विच इज 393.5 -393.5। तो अगर हम इनको ऐड करें तो माइनस में आंसर हमारे पास आ जाएगा, जस्ट टू सेव टाइम यार, है ना। तो 393.5 प्लस कर रहे हैं 571.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 965.1 किलो जूल पर मोल। अब आप इस इक्वेशन को पहली बात तो फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमें हमारे अभी रिएक्टेंट मिल गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, हमें को क्या नहीं मिला प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के रिवर्स करने से CH4 हमारा प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो रिवर्सिंग फर्स्ट इक्वेशन, और जो भी इसको फर्स्ट करके आएगा उसको फिफ्थ में ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। सर जो नहीं चाहिए थे उनका क्या होगा, फिर फोकस कर रहा है उन पे, वो अपने आप हट जाएंगे। जो जीवन में नहीं चाहिए होता अगर तू उस पर ध्यान देगा तो वो वहीं रहेंगे, लेकिन जो तेरे को चाहिए उस पर ध्यान देगा ना, तो जो नहीं चाहिए वो अपने आप हटते चले जाएंगे। ये हेस लॉ के न्यूमेरिकल में भी लागू होता है बच्चों। रिवर्सिंग फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को रिवर्स कर देता हूं तो CO2 और 2H2O इधर आ जाएगा, और CH4 और 2O2 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो CO2 प्लस 2H2O इधर आ जाएगा, और CH4 प्लस 2O2 इधर आ जाएगा, और डेल्टा H जो हो जाएगा इसका डेल्टा H हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस 890.3 प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल। और इस इक्वेशन को हम सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे। बस अब आपको जो कमाल करना है वो ये है कि आपको फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ, आपको फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को बच्चों आपस में बस ऐड कर देना है। अगर आप फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दोगे, कमाल सुनो, CO2 से CO2 कैंसिल, 2H2 से 2H2, यहाँ पे 2H2 था, यहाँ पे 2H2 था, पक्की बात है 2H2 था, कहाँ गया, इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 2H2O था, मैंने यहाँ पे गलती लिख दी है, यस ये 2H2 था, 2H2, ठीक है। तो CO2 से CO2 कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल, और कमाल की बात सुनो, 2O2 से 2O2 कैंसिल, बचेगा कौन, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वही बचेगा, कार्बन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा और CH4, बाकी सब तो कट जाएंगे बच्चों, खत्म मामला, सेट हो गया। एडिंग लास्ट वाली दो इक्वेशन, यानी कि एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। अब अगर आप ऐड करोगे, मैंने आपको समझा दिया, बाकी सब कट जाएगा, बचेगा C प्लस 2H2 इस साइड पे, C प्लस 2H2 इस साइड पे, और इधर बचेगा हमारे पास CH4, खत्म। और डेल्टा H निकालने के लिए हमें इन दोनों का डेल्टा H ऐड करना होगा। एक है -965.1, -965.1, इसमें हमें ऐड कर देना होगा 890.3, 890.3। अब इसको हम लोग एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो ये आ गया हमारे पास 965.1 में से माइनस कर देना 890.3। ऑब्वियसली बात है, वो मुझे पता आंसर हमारा माइनस में आएगा, -74.8, -74.8 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड रिएक्शन। मुझे पता है इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है पहली बार में, तो आओ इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में आपको कंबंशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, कंबंशन ऑफ मीथेन, मीथेन को जलाया, कंबंशन ऑफ ग्रेफाइट मतलब कार्बन को जलाया, कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन को आपको इनके एंथैल्पी दे रखी थी, आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, आपको CH4 की एंथैल्पी निकालनी थी, तो हमको ये चाहिए था। तो हमारा रिएक्टेंट साइड पे फोकस कार्बन और हाइड्रोजन था, तो कार्बन ये रहा पहले से पड़ा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, तो हमने थर्ड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। इसका जो आंसर आया और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमें हमारे रिएक्टेंट्स मिल गए।
लेकिन प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब प्रोडक्ट में हमें चाहिए था CH4, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दिया ताकि CH4 इधर आ जाए, और फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स करने पे CH4 इधर आ गया। फिर इसको और सेकंड वाले इक्वेशन को ऐड करके जो हमारे पास मतलब इसका रिजल्ट आया था, इसको ऐड करके हमें हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मिल गए मजेदार तरीके से। डन है, ओके। तो दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल ऑन हेस लॉ, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको जो है वो पक्के मिलते हैं हेस लॉ के ऊपर। न्यूमेरिकल हेस लॉ के ऊपर दो तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, एक आपको इक्वेशन भी खुद बनानी होती है, और इसका एक आसान वर्जन भी होता है कि आपको इक्वेशन बनी बनाई दे रखी होती है, बस आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। बाकी हम जब इसके रिवीजन लेक्चर्स लाएंगे, असाइनमेंट्स लाएंगे, तो इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट यहाँ पे आप इसको समझो एक बार, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे हिसाब से हमारे पास ये एक और बढ़िया क्वेश्चन, शायद आखिरी क्वेश्चन भी है, देखते हैं इसके बाद कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। ये हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये गलती से 2 बार चिपक गया है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, ये 2 बार ही पेस्ट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास आखिरी क्वेश्चन भी है, और ये क्योंकि अगर ये आखिरी क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो और दिमाग लगाओ। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ भाई, कैसे करेंगे। आई होप ज़्यादातर बच्चे इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़। प्रोसेस बनाओ, दिमाग में प्लान बनाओ, करो कुछ। करा, एक प्लान बनाया। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, जब डेल्टा H जो है वो हमारा डेल्टा G जो है सॉरी वो हमारा नेगेटिव होता है। जब डेल्टा G जो है वो अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं किस टेम्परेचर पे हमारा डेल्टा G जो है वो नेगेटिव, एक्चुअली वो पूछ रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, बट वो एक्चुअली डायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पे डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा S की वैल्यू भी दे रखी है, आपको टेम्परेचर निकालना है। तो बहुत ध्यान सुनिए, और आपको एक रिएक्शन भी दे रखी है 2A + B गिव्स C। प्लान क्या है, प्लान ये है कि डेल्टा G का फॉर्मूला डेल्टा H - T डेल्टा S होता है। अब डेल्टा H और S वगैरह में दे रखा है, ठीक है ना। देखो ध्यान सुनो, एज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S होता है। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग, बहुत ध्यान सुनना है वाला स्टेप, एज्यूमिंग डेल्टा G इक्वल टू 0। मैं डेल्टा G को ना अभी 0 मान लेता हूँ, क्यों, अभी समझाता हूँ। अगर मैं डेल्टा G को 0 मान लेता हूँ तो यहाँ से डेल्टा H - T डेल्टा S आ जाता है, तो T डेल्टा S जो है वो डेल्टा H के बराबर हो जाता है। अब सुनना, T डेल्टा S हमें दे रखा है 0.2 किलो जूल पर मोल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा H जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 400 किलो, अगेन 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से अगर मैं इसको इससे काट देता हूं तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाता है 400 अपॉन में 0.2 विच इज 4000 अपॉन में 2 विच इज 2000 केल्विन। केल्विन क्यों, बिकॉज सब कुछ आपने SI यूनिट में किया है। अब मेरी बात कान खोल के सुन लेना, अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन होता है, इफ टेम्परेचर इज 2000 केल्विन देन डेल्टा G इज 0। अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन होता है तो डेल्टा G 0 है। अब आप सोचो, अगर आप टेम्परेचर को 2000 से ऊपर कर दोगे, अगर ये वाली वैल्यू 2000 से ऊपर हो गई तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना बाबू। जब ये 2000 है तो ये 0 है, अब अगर ये 2000 से ऊपर हो गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी चालाक ब्रो, याद आया, अब समझ गया ना। तो अगर टेम्परेचर 2000 है तो डेल्टा G 0 है, अगर ये 2000 से ऊपर हो गया तो डेल्टा G तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हेंस अबव 2000 केल्विन डेल्टा G will become negative, above 2000 Kelvin delta G will become negative, so process will become
स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो अबव 2000 केल्विन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि अबव 2000 केल्विन डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स जैसा बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर निपटा लिया है। और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो मेरे हिसाब से। और इसको हमने 2 लेक्चर्स में निपटाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अब जल्दी से आपको ये बताना होगा मुझे कमेंट सेक्शन पे कि इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स वाले लेक्चर्स पहले चाहिए जिसमें हम और क्वेश्चंस कराएं, या पहले हम अगले लेक्चर पे आ जाए। मेरे हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, अब आप इसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता दे सकते हो अपने इसकी रिवीजन के लिए। फिर हम तब तक बीच में दौरान में कुछ नए चैप्टर्स यहाँ पे ले आते हैं, फिजिक्स के ले आते हैं, फिजिक्स में रोटेशनल मोशन करा देते हैं। क्या कहते हो, बोलो? ठीक है जी, चलो अकॉर्डिंगली बात करेंगे। पीपीटी टेलीग्राम पे, पीपीटी आपको इसकी टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी बच्चों, और वहाँ जाके आप इसकी पीपीटी डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट जो है वो लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जुड़े रहिए साइंस एंड फन 11th 12th के साथ, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। थैंक यू। आग लगानी है दुनिया में। थैंक यू।